स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मा एड। आज हम पढ़ेंगे कीमोथेरेपी का थर्ड लेक्चर कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड सुपर इन्फेक्शन। रेजिस्टेंस क्या होता है एंड किस तरीके से माइक्रोब्स रेजिस्टेंस करते हैं। अच्छा, यहाँ रेजिस्टेंस कौन कर रहा है? माइक्रोब्स रेजिस्टेंस कर रहे हैं। जो भी जिसपे भी हम ड्रग एक्ट करने के लिए हम मेडिसिन दे रहे हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगी हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कोई भी माइक्रोब हो, उसके रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि वो माइक्रोब ड्रग के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रोकना, किसी भी चीज को रोकना। रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं कि अवरोध क्रिएट करना, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे माइक्रोब्स ड्रग के एक्शन को रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? ताकि वो जो ड्रग है उन माइक्रोब्स को किल ना कर सके, उनकी ग्रोथ को रोक ना सके। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन करेगा? माइक्रोब्स करेंगे। किस लिए? ताकि ड्रग उन पे इफेक्टिव ना हो और उनको किल ना कर सके। इसी चीज को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, कि माइक्रोब्स रेजिस्ट हो चुके हैं उस ड्रग के, यानी कि उन पे वो ड्रग जो है अपना काम नहीं कर पा रही है या वो उस ड्रग से किल नहीं हो पा रहे हैं। सिंपल सी भाषा में रेजिस्टेंस हम इसी को बोलते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज सैड टू अकर when the microorganism does not respond to the antimicrobial agents। यानी कि ये रेजिस्टेंस कंडीशन हम तब बोल सकते हैं जब जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट यानी जो हमारी ड्रग जो हम दे रहे हैं माइक्रो को किल करने के लिए, उस ड्रग के लिए रेस्पॉन्ड करना बंद कर दे। रेस्पॉन्ड कैसे करेगा? या तो वो माइक्रोब उस ड्रग से किल हो जाएगा, या उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, या उसका प्रोटीन सिंथेसिस होना बंद हो जाए, या उसकी सेल वॉल जो है वो रप्चर हो जाए, या उसकी सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन रुक जाए। ये ड्रग का एक्शन है माइक्रोब्स पे। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये माइक्रोब देना बंद कर देने की, उस पर कोई भी हमारा ड्रग का इफेक्ट होना बंद हो जाए। सिंपल सी डेफिनेशन हमारी यही है कि इट इज सैड टू अकर व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट रेस्पॉन्ड टू द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी कि हमारे ड्रग के लिए रिस्पॉन्स करना बंद कर दे, विच वुड नॉर्मली किल और इनहिबिट इट्स ग्रोथ। जो ड्रग हमारी माइक्रोब को जनरली किल कर रही थी या उसकी ग्रोथ को रोक रही थी, उस कंडीशन को या हमारे जो माइक्रोब्स हैं उस कंडीशन को रिस्पॉन्स करना बंद कर दें। यानी कि माइक्रोब्स जो पहले किल हो रहे थे, उनकी ग्रोथ जो रुक रही थी, वो अब नहीं हो रही है, क्योंकि माइक्रोब्स ने उस ड्रग को अपना काम करने के लिए रोक दिया। सिंपल सी बात यही है। सो यहाँ पे इसी चीज को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस हमारा दो तरीके से होता है। कौन कौन सा? नेचुरली और एक होता है। अब नेचुरल को हम इस तरीके से समझते हैं, नेचुरल रेजिस्टेंस में क्या है कि कोई माइक्रोब है, उसके अंदर ऐसा जीन स्टार्टिंग से ही है जो उस ड्रग के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। मतलब कि उस माइक्रोब के अंदर जेनेटिकली ही ऐसे जीन्स हैं जिसपे वो ड्रग इफेक्ट नहीं कर सकती। इसको हम बोलते हैं नेचुरल रेजिस्टेंस। तो लाख हम वो दवाई अगर दे दें या वो ड्रग दे दें, वो ड्रग उसमें क्या उस माइक्रोब को किल नहीं कर सकती, क्योंकि जेनेटिकली ही उसमें ऐसे जीन है उस माइक्रोब के अंदर जो उस ड्रग के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, या वो ड्रग उस माइक्रोब को किल नहीं कर सकते। इस कंडीशन को हम बोलते हैं नेचुरल रेजिस्टेंस। यानी कि नेचुरल इज जेनेटिकली, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली ही उस ड्रग के लिए या उस एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। ये नेचुरल रेजिस्टेंस है, राइट। फॉर एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने लिखा है, ग्राम नेगेटिव बेसिली डज नॉट अफेक्टेड बाय द पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी क्या है? हमारी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग है, राइट। सो ये हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। सो पेनिसिलिन जी अगर हम दे रहे हैं किसको? ग्राम नेगेटिव बेसिली को, तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिकली इसके अंदर ऐसे जीन्स हैं जो पेनिसिलिन जी से इफेक्ट नहीं हो सकते। इसको हम बोलते हैं नेचुरल रेजिस्टेंस। अब आता है बात हमारा दूसरा, इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले उस ड्रग के लिए रिस्पॉन्स दे रहा था। मतलब रिस्पॉन्स कैसा देना कि वो ड्रग उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर दे रही थी या उसकी ग्रोथ को रोक दे रही थी, राइट। दो ही तरीके से एक्शन होता है, या तो माइक्रोब की ग्रोथ को रोक दिया जाता है या माइक्रोब को किल कर दिया जाता है। तो अब एक्वायर्ड में क्या होता है कि पहले वो माइक्रोब उस ड्रग के थ्रू या तो किल हो जा रहा था या उसकी ग्रोथ रुक जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, अब उसके अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन आप समझते होंगे कि जेनेटिकली अल्टरेशन हो जाना, जेनेटिक चेंजेस हो जाना, अचानक से रैंडमली कुछ चेंज हो जाता है जीन्स में, जिसकी वजह से अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ड्रग के लिए रिस्पॉन्स देना बंद कर दे। यानी कि ना तो उस ड्रग से वो किल हो रहा है, ना वो उस ड्रग से उसकी ग्रोथ रुक रही है।
पहले वो रिस्पॉन्सिव था, यानी पहले वो किल हो रहा था या पहले उसकी ग्रोथ रुक रही थी, लेकिन उसमें अचानक से जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, उसमें रैंडमली म्यूटेशन हो गए कि अब वो उसकी ना उसकी ग्रोथ रुक रही है ना वो किल हो रहा है। एग्जाम्पल अभी जो कोविड वायरस आया था, इसमें क्या होते आप बोल सकते हैं कि एक्वायर्ड म्यूटेशन हो गया था, उसके जो वेरिएंट आ रहे थे वो पहले किसी ट्रीट हो जा रहा है, पहले जो आप बोल सकते हैं इसका एग्जांपल है कोविड वायरस, राइट। इसमें हमने देखा कि जैसे जैसे न्यू वेरिएंट आ रहे थे उनमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो चुके थे, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट वाला जो वायरस है वो प्रीवियस वाले से ज्यादा डोमिनेंट है, उसमें कुछ अलग चेंज था, वो कुछ ज्यादा रेजिस्टेंट था। प्रीवियस वाला जो हमारा वायरस था वो कुछ डिजीज से, सॉरी, प्रीवियस वाला जो हमारा वायरस था कुछ ड्रग से हम ट्रीट कर पा रहे थे, लेकिन जो हमारे वेरिएंट न्यू आ रहे थे उनमें कुछ ऐसे चेंजेस थे जो कि ट्रीटेबल नहीं थे, राइट। तो इस तरीके से कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स है वो अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, जिसमें माइक्रोब है किसी ड्रग के लिए रिस्पॉन्स करना बंद कर दे, यानी कि ना वो किल हो ना वो उसकी ग्रोथ रोके, राइट। अब ये दो तरीके से हो सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रोक देना, किसको, ड्रग को अपने ऊपर काम करने से रोक देना, राइट। सो अब यहाँ पे दो तरीके से होता है, एक होता है नेचुरल रेजिस्टेंस, दूसरा होता है एक्वायर्ड। नेचुरल की मतलब जेनेटिकली ही वो माइक्रोब उस ड्रग के लिए रिस्पॉन्स नहीं देगा या उससे किल नहीं होगा, और एक्वायर्ड का मतलब है कि पहले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ड्रग के लिए रिस्पॉन्स दे रहा था या किल हो रहा था, लेकिन अचानक से जेनेटिक म्यूटेशन हो गया उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ड्रग के लिए रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया गया। इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड म्यूटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रीजन से कैसे जो है हमारे माइक्रोब्स जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, क्या उनके पास रास्ते हैं, क्या किन वेज के थ्रू रेजिस्टेंस क्रिएट होता है माइक्रोब्स के। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से किस किस मेथड के थ्रू जो माइक्रोब्स हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, राइट। फर्स्ट मेथड दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स, यानी कि माइक्रोब्स कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि ड्रग को इनएक्टिवेट कर देते हैं, राइट। उसमें एग्जांपल आता है हमारा जैसे स्टेफाइलोकोकी है एंड गोनोकोकी, ये एंड ई कोलाई, ये ऐसे माइक्रोब्स हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रग है वो अपना एक्शन नहीं दे पाती है और इनएक्टिवेट हो जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स, जिससे कि जो ड्रग है हमारी वो ही इनएक्टिवेट हो जाएगी, तो ड्रग वो हमारे माइक्रोब पे इफेक्ट नहीं दे पाएगी। एंड माइक्रोब को हम बोलते हैं, इस तरीके से हम बोलते हैं कि जो माइक्रोब्स है वो रेजिस्टेंट हो चुका है ड्रग का, क्योंकि ड्रग ने क्या किया है, ऐसे एंजाइम्स रिलीज किए हैं जो ड्रग को इनएक्टिवेट कर देते हैं, राइट। उसमें आते हैं हमारे ये स्टेफाइलोकोकी, गोनोकोकी एंड ई कोलाई दैट प्रोड्यूसेस बीटा लैक्टमेज। ये बीटा लैक्टमेज नाम का ये इनएक्टिवेटिंग एंजाइम रिलीज करते हैं दैट कैन डिस्ट्रॉय पेनिसिलिन जी, जो कि पेनिसिलिन जी नाम के ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसके थ्रू बैक्टीरिया जिसके थ्रू हमारे माइक्रोब्स क्या करते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, एन इफ्लक्स ऑफ पंप एंड इफ्लक्स पंप मैकेनिज्म। इफ्लक्स पंप मैकेनिज्म का मतलब क्या है, इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को बाहर एग्जिट कर देना, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रोब्स के अंदर जब ड्रग जाती है तो वो इफ्लक्स करते हैं। इफ्लक्स का क्या करते हैं, मतलब कि ड्रग को अपने सेल के अंदर से इफ्लक्स कर देते हैं, यानी बाहर भेज देते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रग है वो सेल में एक्यूमुलेट ही नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल ये ड्रग है, ठीक है, ये सेल है, सॉरी। सो इस सेल के अंदर जैसे ही ड्रग जाएगी तो सेल क्या करेगी, बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल सेल क्या करेगी, इस ड्रग को किसी तरीके से बाहर भेज देगी, राइट। जिसकी वजह से जो ड्रग है जब वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट ही नहीं होगी तो अपना एक्शन कैसे देगी। सो दिस इज द सेकेंड मेथड बाय विच द माइक्रोब्स डेवलप द रेजिस्टेंस, यानी कि एन इफ्लक्स पंप मैकेनिज्म, जिसके थ्रू जो ड्रग है वो माइक्रोब्स की सेल के अंदर एक्यूमुलेट ही नहीं हो पाती है एंड वो उनकी सेल से आप बोल सकते हैं इफ्लक्स हो जाती है, जिसके थ्रू बैक्टीरिया जो है वो इनएफेक्टिव हो जाते हैं। आप बोल सकते हैं कि जिसके थ्रू माइक्रोब्स जो है वो इनएफेक्टिव हो जाते हैं, राइट। So mechanism that prevents the accumulation of drug in the microbes. Example क्या है इसमें, जैसे ग्राम नेगेटिव है एंड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकॉल। मतलब कि जो टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकॉल है ये जो ड्रग्स हैं इन माइक्रोब्स के अंदर जब एंटर करती हैं तो ये माइक्रोब्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव उस ड्रग को इफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो बाहर भेज देते हैं, जिसके थ्रू ड्रग जो है अपना एक्शन नहीं दे पाती है और हम बोलते हैं कि जो माइक्रोब है वो रेजिस्ट हो चुका है ड्रग का। थर्ड हमारा मैकेनिज्म है डिक्रीज एंट्री ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि जिस चैनल के थ्रू हमारी ड्रग्स एंटर कर रही हैं सेल में उन चैनल्स को ही चेंज कर देते हैं माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने बोला कि ये माइक्रोबियल सेल है
ठीक है। एंड इस माइक्रोबियल सेल के में ये चैनल्स हैं जिसके थ्रू हमारी जो ड्रग है वो पहले एंटर करती थी, राइट। सो अब माइक्रोब्स क्या करेंगे, इस चैनल को ही बंद कर देंगे जिसके थ्रू जो हमारी ड्रग है वो एंटर ही नहीं कर पाएगी। तो अल्ट्रेशन इन द चैनल, जिसकी वजह से जो हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं और माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक नहीं पाते हैं, किल नहीं कर पाते हैं। फोर्थ आता है हमारा एब्सेंस ऑफ बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट का मतलब होता है कि कई सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, कई सारे ऐसे हमारे बैक्टीरिया हैं जिनमें कुछ बाइंडिंग साइट होती हैं एंड ये जो हमारी ड्रग्स होती हैं उसी बाइंडिंग साइट पे जा करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। बाइंडिंग साइट वो कोई भी बाइंडिंग साइट हो सकती है, प्रोटीन बाइंडिंग साइट हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड बाइंडिंग साइट हो सकती है, जहां पे हमारी ड्रग बाइंड करके अपना एक्शन देगी। सो हमारे माइक्रोब्स क्या करते हैं कि उन बाइंडिंग साइट को ही चेंज कर देंगे या उसको एब्सेंट कर देंगे। जब ड्रग उस बाइंडिंग साइट पे बाइंड ही नहीं होगी तो अपना एक्शन कैसे देगी। सो एब्सेंस ऑफ बाइंडिंग साइट, सो चेंज इन द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये एग्जांपल है जिसमें कि हमारे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि जो बैक्टीरिया है उनमें पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाता है एंड जो हमारी पेनिसिलिन्स हैं वो अपना एक्शन नहीं दे पाती। सो दिस इज द फोर मैकेनिज्म थ्रू विच माइक्रोब्स डेवलप द रेजिस्टेंस। एक और मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं अल्टरेशन इन द मेटाबॉलिक पाथवे। एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या है कि माइक्रोब्स जिस पाथवे के थ्रू अपने लिए बेसिक मेटाबॉलिक चीजें बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल वो अपने लिए न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं या वो फोलिक एसिड बना रहे हैं या वो प्रोटीन बना रहे हैं, किसी पाथवे के थ्रू, जिस पाथवे के थ्रू बनाते हैं, राइट, उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जांपल उनको बनाना है, अगर प्रोटीन बनाना है अपने सेल के लिए, या आप बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड बनाना है, राइट, या फोलिक एसिड बनाना है, तो ये तीनों चीजें क्या है उनके लिए बहुत एसेंशियल है उनकी ग्रोथ, सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए या ग्रोथ के लिए, राइट। अब ये तीनों चीजें किसी पाथवे के थ्रू बनती हैं। तो हमारी जो ड्रग्स है ना बेसिकली वो क्या करती हैं कि उस पाथवे को रोक देती हैं ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो ना बन सके। हमारी ड्रग ऐसा काम करती हैं। तो अब सेल बड़ी शैतानी होती है, उनको क्या पता, उनको जो जितनी बारी माइक्रोब्स की जो सेल्स होती हैं वो क्या दिमाग लगाती हैं कि वो पाथवे को चेंज कर देती हैं। जो मेन पाथवे था, जिस पाथवे के थ्रू हमारा मेन कंपोनेंट बन रहा था, अब वो क्या करती है कि दूसरे पाथवे के थ्रू उस कंपोनेंट को बनाती हैं। हमारी ड्रग जो थी वो फर्स्ट पाथवे के लिए एक्टिव थी, लेकिन जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने कोई दूसरे रास्ते के थ्रू उस प्रोटीन को बनाने या उस बाय प्रोडक्ट को बनाने या उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं चेंज इन मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि एक वो पाथवे ही चेंज कर देती हैं जिसके थ्रू उनको बेसिक मेटाबॉलिक चीजें जो है उनको बनानी होती हैं। सो इस तरीके से अब जो हमने जो ड्रग बनाई वो अलग पाथवे के लिए बनाई थी एंड जो सेकेंड पाथवे माइक्रोब ने जनरेट किया उसके लिए हमारे पास ड्रग नहीं है, राइट। तो इस तरीके से अब माइक्रोब क्या करते हैं, उनको अपने कंपोनेंट्स भी मिल जाते हैं एंड ड्रग भी उनके पाथवे पे इफेक्टिव नहीं होती है। सो इसी को हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। इसका एग्जांपल भी लिखा है मैंने यहाँ पे, एट सल्फोनामाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो सल्फोनामाइड रेजिस्टेंट हैं कैन यूटिलाइज प्री फॉर्म्ड फोलिक एसिड। अब उनके अंदर जो जितने ये बैक्टीरिया हैं वो फोलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए। तो अब हमारी सल्फोनामाइड्स जिस पाथवे के थ्रू फोलिक एसिड के बनने को रोक रही थी, माइक्रोब्स अब उस पाथवे को ही चेंज कर देते हैं और दूसरे पाथवे के थ्रू फोलिक एसिड बनाना शुरू करते हैं। हमारी ड्रग्स जो इस पाथवे को रोक रही थी, ठीक है, सल्फोनामाइड्स। तो अब ये पाथवे के थ्रू फोलिक एसिड नहीं बना रहे माइक्रोब्स, अब दूसरे पाथवे के थ्रू फोलिक एसिड बना रहे हैं। सो इसी को हम बोलते हैं चेंज या एंड एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। सो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसके थ्रू माइक्रोब्स अपना रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, राइट, जिसमें हम बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे एंड सो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसके थ्रू माइक्रोब जो अपना रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ सुपर इन्फेक्शन। ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, समझा देती हूँ मैं क्या है। ओके, तो सुपर इन्फेक्शन को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द
occurrence of new infection due to antimicrobial therapy for another infection। मतलब कि सुपर इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन है कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देने के बाद एक नया इन्फेक्शन जनरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। मतलब क्या, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, एग्जांपल में समझाती हूँ। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या करती हैं कि हमारी बॉडी में जाकर के माइक्रोब्स को किल करती हैं। अब हमारी बॉडी में पाए जाते हैं कुछ गुड बैक्टीरिया, राइट, जो हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए काफी एसेंशियल है, काफी बेनिफिशियल है, जो कि हमारे कोलोन में पाए जाते हैं एंड हमारे डाइजेशन के लिए काफी काफी बेनिफिशियल होते हैं। ये कुछ इस ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल करते हैं। हमारे गुड बैक्टीरिया ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हमारे गट में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए तो उसको किल करते हैं। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या करती हैं कि उन गुड बैक्टीरिया को भी किल करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि सेल स्पेसिफिक नहीं होती हैं, राइट, तो गुड बैक्टीरिया को किल कर देंगी। अब गुड बैक्टीरिया भी जब किल हो जाएगा तो अब उनके किल होने की वजह से जो अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे गट पे काफी इजीली इफेक्ट दे सकते हैं, इन्वेड कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, राइट। तो इसी को हम बोल रहे हैं सुपर इन्फेक्शन। मतलब हमने एग्जाम्पल मैं ऐसे और समझाती हूँ कि हमने किसी को ड्रग दिया, मान लीजिए एंटी ट्यूबरक्लोसिस, किसी को टीबी है और हमने उसको ड्रग दी एंटी ट्यूबरक्लोसिस की, ठीक है। अब वो एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स हमारे गट में पाए जाने वाले गुड बैक्टीरिया को भी किल कर रही है, ठीक है। अब जो हमारे गट में पाए जाने वाला गुड बैक्टीरिया है वो जनरली क्या करता है कि हमारे बॉडी में हम जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें पाए जाने वाले किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ठीक है। अब एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स ने क्या किया कि उस गुड बैक्टीरिया को किल कर दिया। अब फूड के थ्रू जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में गए या किसी वेज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर किए, अब वो क्या करने, वो डोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे और वो कई तरह के इन्फेक्शन करना शुरू कर देंगे। सो अब एक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दिया था, अब उसकी वजह से दूसरा इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ने हमारे गुड बैक्टीरिया को भी किल कर दिया, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। मतलब कि एक इन्फेक्शन को जब हम ट्रीट करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट से, तो उसकी वजह से एक दूसरा इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इन्वेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इजीली इन्वेड कर जाते हैं, इजीली अटैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरा इन्फेक्शन जो है वो काफी इजी हो जाता है। देखिए, सो it is defined as the occurrence of a new infection due to antimicrobial therapy for another infection, स्पेशली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, यानी कि जो क्लोरमफेनिकॉल होती है, ठीक है, या जो टेट्रासाइक्लिन है, ये क्या करती है, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, उनको भी इफेक्ट करती है, उनको भी किल कर देती है, जिसकी वजह से हेंस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्वेड द होस्ट, यानी कि कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो होस्ट की बॉडी में इजीली एंटर कर जाएगा एंड प्रोड्यूस सुपर इन्फेक्शन। एंड सुपर इन्फेक्शन यानी कि अब उससे कोई भी इन्फेक्शन जो है वो दूसरा स्टार्ट हो सकता है। आप बोल सकते हैं रेक्टल इन्फेक्शन हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल फ्लोरा था, या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, कोलोन इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल फ्लोरा थे जो कि प्रिवेंट कर रहे थे स्टमक या इन सब इन्फेक्शन को, अब वो ही इम्पेयर हो चुके हैं, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली अपना अटैक जो है वो कर सकते हैं एंड दूसरा इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो इसी को हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कीमोथेरेपी का आज थर्ड लेक्चर खत्म हुआ। हमने आज पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने तरीके का होता है, एंड किस किस प्रोसेस के थ्रू या कैसे जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, किस किस वेज के थ्रू, एंड सिंपल सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, ओके। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, दैट इज अबाउट द सल्फोनामाइड पढ़ेंगे, सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड यूजेस, ओके। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।